हेलो फ्रेंड्स। तो यूपी टेट के पेपर को लेकर चलिए बात करेंगे हम यहाँ पर। जो लोग नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे पेपर मिलने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो 2011 से लेकर 2019 तक अभी जितने भी पेपर हुए हैं सभी का जो है सॉल्यूशन एक्सप्लेन के साथ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम पहला जो हमारा पार्ट है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। देखिए, अगर पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे, अगर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर मतलब टिक करने की बात हो तब तो हो जाएगा, लेकिन एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, तो इसकी वजह से पार्ट टू पार्ट हम डिस्कस करते चलेंगे। ओके, तो पहला पार्ट यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षण विधि 30 नंबर का आता है, चाहे वो प्राइमरी लेवल का पेपर हो चाहे जूनियर का। फिलहाल ये आपको दिख रहा है प्राइमरी स्तर का पेपर है और कक्षा 1 से 5 तक वालों के लिए है। ठीक है, जूनियर स्तर का भी जो है हम पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं। कोहलर, जिन्होंने किसका सूझ का या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो नाम से ही पहले दिमाग में आ जाना चाहिए। कोहलर सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है, तो सीखना उसके अनुसार क्या है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं, मतलब यादृच्छिक मतलब अचानक हो जाने वाली ऐसी क्रिया नहीं है सीखना। संज्ञानात्मक कार्य है या फिर परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण। तो आपको ऑप्शन दिख रहा है, करेक्ट है सी वाला। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ, तो उसका सीखने का मतलब ये नहीं था। तो उन्होंने जो है संज्ञानात्मक संकार के अकॉर्डिंग बताया है कि सीखना क्या है, एक संज्ञानात्मक संकार है। अब एक्सप्लेन देखेंगे हम यहाँ पर कोहलर। अब यहाँ पर देखिए मेन हम लाइन केवल अंडरलाइन करेंगे। ठीक, तो ये तो लाइन यही बताई ही गई है। कोहलर ने अब कौन सा सिद्धांत दिया, यहाँ से क्वेश्चन सीधे डायरेक्टली बनते हैं कि अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया। देखिए, मेरा टारगेट ये नहीं कि क्वेश्चन को पढ़ के तुरंत जो है आंसर बता दिया आगे बढ़ेंगे, और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन से उसका कंसेप्ट क्लियर होना और इसकी जो थियरीज हैं इनको थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे टाइम मिलता है। फिलहाल यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, है। तो अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना है और निसंदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि सूझ की प्रक्रिया एक कैसी प्रक्रिया है ना। तो यहाँ पर क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जो क्या होती है, समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करने सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सहज और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो कोई नई लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो ऑप्शन आपको दिख रहा है, करेक्ट है ए, अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से। अब क्यों ये करेक्ट है भाई, सबसे पहले अगर वाक्यों के निर्माण से तो कोई नई भाषा नहीं सीखी जा सकती, क्योंकि सीखने की बात हो रही, प्रारंभ करने की बात है ना, इसलिए गलत हो गया। शब्दों के निर्माण से भी कोई भाषा स्टार्टिंग में नहीं सीखी जा सकती। आपको अक्षर और शब्दों के मध्य क्या साहचर्य है, क्या संबंध है ना, जो मात्राएं होती हैं उनको एडजस्ट करना आना चाहिए, तभी आप भाषा सीख सकते हैं। तो क्या है, नई भाषा सीखने के लिए अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो इसमें फिलहाल वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है, आपको पता होना चाहिए। भाषा सीखने की प्रक्रिया कैसी है, एक क्रमिक प्रक्रिया है, क्वेश्चन बन सकता है। तो बालक पहले अक्षरों को सीखता है, आपको पता है, फिर शब्दों को, और फिर दोनों के बीच क्या, अंत में वाक्यों को सीखता है अंतःक्रिया करके, और इसके मध्य साहचर्य होना अति आवश्यक भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार का या किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो आपने इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ी होगी, समावेशी शिक्षा, है ना। तो केवल विशिष्ट बालकों के लिए होती है, या सामान्य और विशिष्ट, या फिर केवल सामान्य, या फिर बहुभाषी और प्रतिभाशाली। तो ऑप्शन करेक्ट है बी वाला, सामान्य और विशिष्ट छात्र, मतलब समावेशी कक्षा में दोनों टाइप के बच्चे होते हैं। ठीक, ना केवल विशिष्ट कहेगा तब भी गलत है, केवल सामान्य कहे तब भी गलत है। ठीक है, तो आपको ये याद ही रखना है कि समावेशी कक्षा जो होते हैं सामान्य और विशिष्ट। अब विशिष्ट बालकों में कौन से बालक आते हैं, सामान्य तो आपको पता है, विशिष्ट बालक आपको भी पता होना चाहिए। तो विशिष्ट बालक कई प्रकार के बालक होते हैं। ठीक है,
जैसे शारीरिक रूप से अक्षम बालक, चाहे वो मानसिक दृष्टिकोण से हो चाहे शारीरिक दृष्टिकोण से, है ना, जो दिव्यांग बालक होते हैं, या फिर इसमें प्रतिभाशाली और समस्यात्मक बालक, ये सब आ जाते हैं, तो वो होते हैं विशिष्ट बालक। ठीक, तो यहाँ पर एक्सप्लेन क्या है, समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र अध्ययन करते हैं। तो ये तो हम बता ही चुके हैं, चाहे इसको पढ़ के बता दें और चाहे आपको वो पहले ही बता दें, ठीक, तो बात एक ही है। तो समावेशी विद्यालय ऐसे संसाधन कक्ष का निर्माण करते हैं जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे कक्ष संसाधन युक्त, शिक्षण सहायक सामग्री युक्त एवं संसाधन शिक्षक युक्त होते हैं, जहां विशिष्ट बालक अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। तो चौथा नंबर है क्वेश्चन, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। मतलब निम्नलिखित में से अधिगम की संबंधी अक्षमता, मतलब क्षमता का अपोजिट होता है अक्षमता, तो इसको कौन सा पद परिभाषित कर रहा है। तो अधिगम में अक्षमता मतलब सीखने में क्या हो रही है, उसको अक्षम बालक है, वो सीख नहीं पा रहा है, तो गणना दोष होता है इसका। ठीक, ये जो है इसको परिभाषित करता है। बाकी निरस्ता संबंधी दोष, ऐसा पठन दोष या उपयुक्त में से कोई नहीं है ना, ये चीज़ यहाँ पर नहीं है। आपका गणना दोष जो होगा गणित संबंधी, सॉरी यहाँ पर गणित है ना इसलिए गणना दोष होगा। तो गणित संबंधी जो दोष होता है वो कौन सा होता है, गणना दोष। पठन दोष से कोई मतलब ही नहीं है ना। और इसको इंग्लिश में भी कभी कभी दे देते हैं, है ना, कि गणना संबंधी दोष होता है वो उसके रोग के नाम से जाना जाता है ना, तो इसे डिस्कैलकुलिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए शायद दिया भी हो, गणना दोष संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करना है। और गणना दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता को, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं कि गणना दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता को, अब यहाँ पर हिंदी में पूछ लिया गया, ठीक, लेकिन आपको ये ज़्यादातर इंग्लिश में ही वर्ड पूछे जाते हैं। डिस्कैलकुलिया आपको याद रखना होगा। ठीक, तो इस प्रकार के अक्षमता वाले बालकों में अंक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई, दिशा ज्ञान एवं अभाव या अल्प समय नगद अंतरण भुगतान संबंधी समस्याएं होती हैं। तो अब इसमें से यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये तो डायरेक्टली हो गया डिस्कैलकुलिया, गणित से संबंधित एक दोष है। अब इस दोष में क्या क्या दोष आते हैं, क्वेश्चन तो ऐसे भी बनाए जा सकते हैं ना पेपर को टफ करने के लिए, क्योंकि दिन ब दिन पेपर को क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा उसको टफ की ओर लिया, मतलब हार्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, क्षमता निर्माण का अभाव गलत है, अभिभावकों की भागीदारी ना होना या अलगाव या संवेदनशीलता जो है ये करेक्ट विकल्प है। सफलता के लिए आवश्यक समावेशीकरण जानते हैं आप, इसकी सफलता के लिए क्या संवेदनशीलता होना जरूरी है। ठीक, तो यहाँ पर समावेशी की सफलता के लिए अब यहाँ पर ही बताया गया है, यह संवेदनशीलता क्या है, समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षी स्तर तक होनी चाहिए, ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को समाज के अन्य सदस्यों से अलग ना समझें और समाज में अपने आप को समायोजित कर सकें। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है ना, तो इसमें कौन सा डी जो है संवेग का तत्व नहीं है। व्यवहारात्मक, दैहिक और संज्ञानात्मक ये होते हैं। तो संवेदी संवेग का तत्व नहीं है, क्योंकि संवेग जो है उत्पन्न होने पर प्राणी 2 स्तर पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। भाई अगर इमोशन जो होते हैं ना, 2 तरीके के परिवर्तन क्या होते हैं, एक तो शारीरिक स्तर पर और दूसरा मानसिक स्तर पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। शारीरिक स्तर में क्या होता है, जब संवेग होते हैं लोग देखिए जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, रक्तचाप बढ़ जाता है मतलब ब्लड प्रेशर, या फिर आवाज़ में परिवर्तन आ जाना, अंग संचालन की गति में परिवर्तन जैसी क्रियाएं होने लगती हैं। जबकि मानसिक स्तर पर विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है या तो लुप्त प्राय हो जाती है। ठीक है, और दूसरी ओर संवेदी क्रियाओं पर संवेग का जो है कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम, ये आपको 6 पद ये याद होने चाहिए, ठीक है। इसमें कहीं से भी क्रम में लगाने के लिए यहाँ पर पूछा गया है, और इनसे मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं बार बार, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, और आपने पढ़ा भी होगा बीएड में संज्ञानात्मक क्षेत्र, है ना। तो इसका क्रम जो होता है ज्ञान, अब देखिए किसने दिया, बेंजामिन ब्लूम ने जो है शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया। तो एक संज्ञानात्मक क्षेत्र, एक भावात्मक क्षेत्र और एक मनोगत्यात्मक। तो यहाँ बात किसकी की गई है, संज्ञानात्मक। 3 क्षेत्र हैं, ये तो आपको पता होने चाहिए, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक। तो यहाँ पर किसकी बात करी गई है, संज्ञानात्मक की। इसके जो 6 पद हैं ये आपको, इनका सही क्रम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर नंबर वाइज दिए भी गए हैं नीचे, इनको ऐसे ही आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कि संज्ञानात्मक क्षेत्र के जो पद हैं उसमें चौथा है ना कौन सा है, ऐसे करके पूछे जा सकते हैं। तो ज्ञान सबसे पहले, भाई संज्ञान के लिए पहले ज्ञान होना चाहिए, फिर समझ में आना चाहिए, फिर उसका अनुप्रयोग करेंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, उसके बाद कई चीज़ों को विश्लेषण करने के बाद संश्लेषित करके फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है किसी भी चीज़ का। 8 नंबर है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो अच्छे शिक्षण की विशेषता एक स्वेच्छाचारी नहीं है, बाकी जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण और वांछनीय सूचनाएं देने वाला। वांछनीय मतलब जो समाज के लिए अनुकूल चीज़ें हों, ठीक है, जो समाज उम्मीद रखता है। तो ये सब चीज़ें अच्छे शिक्षण हैं। स्वेच्छाचारी मतलब अपनी इच्छा जताना, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से तानाशाही हो जाएगी। तो फिलहाल इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको आप खुद पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ आपको जो है जैसे ही पेपर कंप्लीट होता है, मैं पूरे पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो जो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत जो है ये किसने, विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था। चलिए सॉल्यूशन आगे पेज पर होगा। तो देखिए यहाँ पर 1964 में विक्टर ब्रूम ने जो है प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब इसमें यह सिद्धांत अभिप्रेरणा, निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है, और इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का चयन स्वयं करता है और सभी व्यक्ति अपने उद्देश्यों, आवश्यकताओं, मूल्यों, कुशलताओं, योग्यताओं तथा भूमिकाओं के संबंध में सतर्क रहते हैं। नेक्स्ट है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। तो किस परिवार से, यहाँ पर सूचना प्रक्रियाकरण है ना। यहाँ पर देखिए ब्रूस आर जोयस तथा मार्शवेल ने अपनी पुस्तक, अब यहाँ पर पुस्तक दी गई है, इंपॉर्टेंट है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया, प्रतिमान है ना, मॉडल्स जो हैं, मॉडल्स आपने पढ़े होंगे, ठीक। तो किस परिवार से, सूचना प्रक्रियाकरण, क्या बुक है और किसने लिखी है, ये नाम आपको याद रखना है। और शिक्षण प्रतिमानों को इन्होंने इस बुक में 4 भागों में बांटा है, अंतः प्रक्रिया और सूचना प्रक्रिया, और नीचे है व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान और व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान। फिर इस 4 प्रकार के जो इन्होंने प्रतिमानों को पुनः कई विभागों में व्यक्त किया है। फिलहाल ये क्वेश्चन पहली बार यूपी टेट में आया था, ठीक, उस वक्त, और ये क्वेश्चन अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन उतना नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। जो स्किल्स होती हैं, स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना, तो स्थान बदलने, स्थान आगे बढ़ना, तो इसके लिए कौन सा उपयोगी है। तो कौशल अंतरण एक गति है, ना कि ये उद्देश्य। बाकी यहाँ पर ये सभी गलत हैं, ना रेखीय होगा, ना साखीय, ना तैयारी। तो कौशल के स्थानांतरण के लिए क्या उपयोगी है, कौशल अंतरण क्या है, एक गति है, ना कि एक उद्देश्य। तो कौशल को किसी जटिल कार्य को आसानी, कौशल क्या होते हैं भाई, कोई भी काम को आसानी से करने, है ना, और दक्षता से करने की योग्यता ही तो होती है, इसी रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। और जैसे कार चलाना, आशुलिपि में लिखना, ये सब क्या है, स्किल के एग्जाम्पल हैं।
तो कौशल अधिगम गुणात्मक रूप से कई भिन्न चरणों से होकर गुजरता है और एक चरण से में जो है संक्रमण कौशल अंतरण कहलाता है और यह कौशल अंतरण उद्देश्यपूर्ण न होकर स्वतः होता है। अर्थात कौशल अंतरण का एक प्रक्रिया की यात्रा है, न कि लक्ष्य। फिलहाल यहाँ पर ये पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसी को पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो शिक्षण के सूत्र आपको पता होने चाहिए। किसने दिए थे ये क्वेश्चन? सबसे पहले सीधा सीधा बनता है कि शिक्षण के सूत्र किसने दिए थे। ठीक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर और कॉमेनियस ने कितने 11 शिक्षण सूत्रों की बात करी है। ठीक, तो जो 11 शिक्षण सूत्र फिलहाल यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, यहाँ पर ये शिक्षण सूत्र आपको याद होने चाहिए, अपने पढ़े भी होंगे बीएड में। और किसने दिए हैं ये नाम इम्पोर्टेंट रहेगा। अब कौन सा यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो कौन सा निगमन से आगमन ये नहीं है, बाकी सारे सही हैं। सरल से कठिन होता है, अनिश्चित से निश्चित, दृश्य से अदृश्य, मतलब पढ़ाते वक्त के सूत्र को फॉलो किए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए सारे सूत्र दिए गए हैं। ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित, दृश्य से अदृश्य, विशिष्ट से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्कसंगत की ओर, अनुभव से युक्त की ओर और प्रकृति से अनुसरण की ओर। फिर है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद है। तो जो सूक्ष्म शिक्षण होता है ना, इसके पद आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें क्या बनाई जाती है? योजना बनाई जाती है, उसके बाद शिक्षण किया जाता है ना। फिर अब उसके जो चक्र है ना, वो सारे चरण आपको याद होने चाहिए। पहले प्लानिंग करी जाती है, फिर टीचिंग करी जाती है ना, फिर फीडबैक, फिर रीप्लानिंग, फिर रीटीचिंग, फिर रीफीडबैक। तो ये इसके चरण होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है ये देखिए पूरा यहाँ पर बना भी हुआ है। और किसने दिया था ये चक्र? डब्ल्यू एलन को जो है सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। तो यहाँ पर जो माइक्रो टीचिंग है उसके जन्मदाता आपको पता होने चाहिए। और देखिए यहाँ पर पूरा ये डायग्राम दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है? तो शिक्षण के जो स्तर हैं, एक होता है ज्ञान या संज्ञानात्मक क्षेत्र, है ना, और दूसरा कौन सा है यहाँ पर? अवबोध, हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर अवबोध में जो है चरण वो पूछे गए हैं, इसमें कौन सा शामिल है अवबोध स्तर में? तो इसमें कौन सा डी वाला अन्वेषण शामिल है। ठीक, क्योंकि बोध स्तर जो है शिक्षण व्यवस्था को निम्न सोपानों में विभाजित भी किया गया है। इसके सोपान हैं क्या? तो देखिए आपको ज्ञान, अवबोध और क्रियात्मक जो स्तर हैं, है ना, ये आपको आने चाहिए। और इनको कितने कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, यहाँ पर नाम सारे दिए गए हैं। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, वर्णन या फिर अभिव्यक्तिकरण। फिर नेक्स्ट है शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तथा संभव होगा। जो शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब क्या होगा? तो यहाँ पर जब खंड एवं संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी, या स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, या अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री मौजूद हो। तो प्रभावी विकेंद्रीकरण कब संभव होगा भाई? ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। जब अध्यापकों के पास सामग्री हो और भागीदारी बढ़े और स्थानीय संदर्भ के व्यक्ति उपलब्ध हों, तभी जो है प्रभावी विकेंद्रीकरण संभव हो पाता है। तो करेक्ट विकल्प आपको डी दिख ही रहा है ना। तो यहाँ पर इसमें आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। 16 नंबर है, एक छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर, अब ऐसे क्वेश्चन सीटेट में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसका नाम लेकर बुलाया गया और निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो कौन सी संवेदना है भाई? वो बुलाया गया है ना, तो ध्वनि दी गई है, मतलब उसे बुलाने पर वो कैसे संवेदना प्रकट करेगा, वो बात करें। अब वो जब किसी छात्र को बुलाया जाएगा नाम लेकर, क्योंकि नाम लेकर यहाँ पर ये वर्ड मेन है,
ऐसे बुलाया जाएगा, कोई भी छात्र बोल सकता है। तो नाम लेकर जब किसी को बुलाया जाएगा तो वो छात्र क्या भाई, यस सर, नो सर, कुछ भी, मतलब क्लास में है अगर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन की बात करी जा रही है कि आप क्लास में उपस्थित हैं और आपने किसी बालक का नाम लिया, तो क्या करेगा, तुरंत यस सर या कुछ ऐसे तो कहेगा ना। तो वो क्या उसने किया, ध्वनि की संवेदना करी। ठीक, तो ध्वनि संवेदना यहाँ पर करेक्ट विकल्प होगा। अब यहाँ पर ये देखिए नीचे दिया गया है, तो सर्वप्रथम वह हाँ में जवाब देगा, अर्थात वह अपनी अनुक्रिया जो है ध्वनि संवेदना के माध्यम से प्रकट करेगा। पियाजे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक क्वेश्चन तो इनका आता ही आता है 100% यूपी टेट में। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो इन्होंने जो है 4 अवस्थाएं दी हैं, ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में। तो ये देखिए चारों अवस्थाओं के नाम दिए गए हैं और उनकी उम्र दी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं यहाँ पर, एक तो अवस्थाओं के नाम डायरेक्टली पूछे जाते हैं, पूछेगा पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी, चौथी। 4 क्वेश्चन ये हो गए, कोई भी बन सकता है। अब यहाँ पर क्या पूछा, और चारों की उम्र अलग अलग पूछी जा सकती है। ठीक, अब यहाँ पर उम्र पूछी गई है प्राक संक्रियात्मक। ठीक, तो प्राक संक्रियात्मक कौन सी अवस्था है, दूसरी। एक होता है संवेगात्मक, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, और ये प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संवेदनाओं के द्वारा जब बालक होता है उसकी एज क्या होती है, जन्म से 2 वर्ष। वो अपनी संवेदनाओं से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, और प्राक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, और ये यहाँ पर एज क्या है, 2 से 7 वर्ष। तो ऑप्शन में यहाँ पर सी वाला करेक्ट बनेगा। इसको जो हम एक्सप्लेन पढ़ेंगे, जब इनकी थ्योरी को पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन के साथ और ज़्यादा सीखेंगे। यहाँ पर मेरा टारगेट क्या है, क्वेश्चन पेपर को समझना। तो नेक्स्ट है 18 नंबर है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो नहीं पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिए। कौन सी जो है बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता, तो जो बाल्यावस्था के बाद की जो है बौद्धिक विशेषताएं, मतलब उनकी बुद्धि कैसे विकास होती है, वो विशेषता नहीं पूछी गई है। तो भविष्य की योजना की सूझबूझ, या फिर विज्ञान की काल्पनिक कक्षाओं में अधिक रुचि। तो यहाँ पर कौन सी पूछी गई, अवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जो बाल्यावस्था की अवस्थाएं होती हैं, है ना, तो उन अवस्थाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आपको याद होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक, तो बाद की बाल्यावस्था, भाई बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक बाद की जो बाल्यावस्था होती है, तो उसमें विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर विज्ञान को काल्पनिक कथाओं में अधिक उनकी रुचि होती है बाल्यावस्था में, तार्किक शक्ति बढ़ने लगती है, काल्पनिक भयों का उनका अंदर अंत होता चला जाता है, लेकिन भविष्य के बारे में उनकी कोई भी सूचना या योजना वो नहीं बनाते उस वक्त, इसलिए नहीं पूछा गया था। ऑप्शन नंबर इसीलिए ए होगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, जब सारे सिद्धांत आप पढ़ लेंगे, उनकी थियरीज पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सूझबूझ बाल्यावस्था के बाद की अवस्था अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता ये नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है और इसके कारण वह तनाव में रहता है, और वह अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। यह विशेषता कब होती है, सामान्यतः प्रौढ़ा अवस्था की हो सकती है। ठीक, मतलब भविष्य के जीवन की बात करी जा रही, तो वही विशेषता यहाँ पर नहीं थी। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो। भाषा विकास में पियाजे, है ना, पियाजे ने भी अपना भाषा विकास का सिद्धांत दिया है, और नोम चॉम्स्की सबसे फेमस है यहाँ पर भाषा विकास के रूप में। ठीक,
तो चॉम्स्की जो है ये भाषा विकास से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाकी ना तो पायलव ने या बिने मैस्लो, इन्होंने भाई मैस्लो ने अभिप्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत दिया है ना, और इन्होंने जो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने बुद्धि का परीक्षण किया था बिने ने। ठीक, तो यहाँ पर भाषा विकास चॉम्स्की, और इनके अकॉर्डिंग माना है कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका होता है, और जिससे सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी है इन्होंने। ठीक, तो नॉम चॉम्स्की काफ़ी फेमस है भाषा विकास के रूप में, और सीटेट में इनके इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं फिलहाल। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो शीर्षक पूछा गया है, इसमें ऊपर से क्वेश्चन है अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। सिद्धांत सीधे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक, कि यह सिद्धांत किसने दिया? अब यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, किस शीर्षक से सिद्ध किया। शीर्षक मतलब या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि थॉर्नडाइक के द्वारा कौन सा जो है सिद्धांत, या कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। तो अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, और इस सिद्धांत को संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया मतलब SR, ठीक है, स्टिमुलस रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ पर यह रिस्पांस होगा, स्टिमुलस रिस्पांस, मतलब कोई इनके अकॉर्डिंग कोई भी उद्दीपक जब सामने होता है तभी जो है अधिगम करता उस चीज़ को करता है, मतलब उद्दीपक जब सामने होगा तभी वो चीज़ अनुक्रिया करेगी। ठीक, और इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। आपने प्रयोग अगर पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो इसको हम बाद में फिलहाल देखेंगे। बिल्ली पर प्रयोग किया था, ठीक है, और इन्होंने जो बिल्ली के सामने, आपको पता होगा स्टोरी है ना, मांस का टुकड़ा रखा था और उस पिंजरे में इसको बंद किया था, भूखी बिल्ली थी ना, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और फिलहाल यहाँ पर और क्या है, संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक, कई नाम होते हैं इसके, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है हिंदी में। ठीक है, तो इंग्लिश में इन चीज़ों को याद करना ज़्यादा अच्छा रहता है। इनके अनुसार सीखने के लिए पुनर्बलन केंद्रीय तत्व है, और अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया बंधन को सुदृढ़ कर सकता है। ठीक है, 21 है, गिरोह अवस्था किस आयु एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह मतलब जिसे गैंग एज बोलते हैं। ठीक है, गैंग एज बोलते हैं किसे, मतलब विलंब विकास। गिरोह अवस्था जो है किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो यहाँ पर क्या है, गिरोह अवस्था फिलहाल बाल्यावस्था को कहते हैं जो गैंग एज होती है, और ये यहाँ पर सी है 8 से 10 वर्ष जो सामाजिकरण होता है ना, वो चीज़। तो यहाँ पर एक्सप्लेन दिया गया है, 8 से 10 वर्ष की आयु के बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, जो किशोरावस्था में चरम पर पहुँच जाता है, और गिरोह अवस्था सामाजिकरण से संबंधित होती है, क्योंकि बालक जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करता है अदर बालकों से, लोगों से, उतना ज़्यादा उसका जो है सोशलाइजेशन होता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था, देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए पियाजे से ही, और सेम जैसे, एक ही जैसे। ठीक है, तो कितना इम्पोर्टेंट है पियाजे आपके लिए, काफ़ी रहेंगे इम्पोर्टेंट। संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था, तो यहाँ पर नाम पूछा गया है, और वहाँ जो पहले अभी क्वेश्चन मिला था वो क्या पूछा गया था, उसमें अवस्था पूछी गई थी। तो तृतीय अवस्था कौन सी है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी आयु क्या है? 7 से 11 वर्ष होती है, आयु भी याद रखना है आपको। अब इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन प्रारंभ कर देता है। मूर्त मतलब जो चीज़ें सामने होती हैं उनके बारे में चिंतन शुरू कर देता है। फिर नेक्स्ट है 23, निम्न में से किस अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो जो मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं अधिगम में, सीखने में, एक कारक नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। तो अधिगम की इच्छा, भाई इच्छा होगी तब अधिगम कर सकता है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे कोई भी। प्रेरणा मतलब अभिप्रेरणा या प्रेरणा होती है तब भी जो है अधिगम करता है, रुचि होती है तब वो अधिगम करता है। फिलहाल यहाँ विषय वस्तु का स्वरूप डिपेंड नहीं करता मनोवैज्ञानिक कारकों में, तो ये यहाँ पर गलत है, नहीं शामिल है डी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।
अब यहाँ पर ये दिया गया है जो हमने बता दिया है। 24 है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो सामाजिक मूल्य क्या है? सहायता परक व्यवहार, मतलब क्या? सहायता करना लोगों की, उस तरीके का व्यवहार जो होता है वो सामाजिक मूल्य होता है। यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की पुस्तक जो है, जो एनसीईआरटी की डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन इंडिया में कुल कितने मूल्य बताए हैं? नैतिक 83 नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है। प्रमुख जो सामाजिक मूल्य हैं इसमें दिए गए हैं मैत्री भाव, समाजवाद, भाईचारा, टीम भावना, है ना, ये सब यहाँ पर दिए गए हैं। 25 है पश्च अन्वेषण, अन्वेषण मतलब खोज करना, तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो ये स्वतः शोध के उदाहरण हैं। तो अन्वेषण मतलब समझ में आ गया होगा, शोध से संबंधित है। नेक्स्ट चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीखने के वक्र काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना, इनके प्रकार और क्या चीज़, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ प्रदर्शित करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर परिभाषा पूछी गई है, ठीक। तो इसमें जो है सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीख की मात्रा, गति और प्रगति में सीखने को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। कथन किसका? गेट्स और अन्य का है, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं था, इस वजह से इसको कट कर दिया, मतलब ये स्टार लगा दिया गया है, कोई नहीं माना गया विकल्प, जबकि इसका आंसर करेक्ट ये है। तो ये जो है त्रुटियां होती हैं जो कि आयोग द्वारा, मतलब पेपर बनाने वालों की गलती होती है ना, उसको सही से ना चेक किया जाना। तो ये सब चीज़ें बताइए, एक पेपर में 2-2 3-3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं ऐसे, है ना। नेक्स्ट है 27, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो प्राथमिक नियम और गौड़ नियम इनके इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो इनका सिद्धांत, ठीक है, और उस सिद्धांत को, नियम को 2 भागों में बांटा है, एक प्राथमिक नियम और एक गौड़ नियम, ठीक। तो इसके 3 पार्ट हैं और इसके 5 पार्ट हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो 3 पार्ट हैं वो आपको अगर याद हैं तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता, तो ये तीनों हैं इनके मुख्य नियम। लेकिन साहचर्य स्थानांतरण का सिद्धांत जो नियम है वो गौड़ नियम है। तो यहाँ से भी काफ़ी रिपीट होते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर मुख्य नियम दिए गए हैं, अभ्यास, प्रभाव, तत्परता। फिर गौड़ नियम है बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्यता का रूपांतरण का नियम। नेक्स्ट है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, अब यहाँ पर बात की गई है किसके अनुकूलन पर, तो यहाँ व्यवहार के अनुकूलन पर ये बल देता है। नेक्स्ट है 29 नंबर, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसका मतलब क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर, अब यहाँ पर किसकी बात करिए? पावलोव के सिद्धांत की बात करी गई है। तो बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपक जैसी अनुक्रियाएं करने लगता है, अर्थात उसकी अनुक्रियाएं या व्यवहार अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाती हैं। तो लैंग्वेज थोड़ा कठिन लगती है, इसलिए इसको समझिए ऐसे, जैसे पावलोव ने क्या बताया, जैसे उन्होंने प्रयोग किया था, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कुत्ते पर प्रयोग किया था। जैसे बालक क्या होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, बालक को क्यों शुरुआत में चीज़ों को, जैसे ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है, क्योंकि चीज़ें उसके सामने रहती हैं, फिर बाद में धीरे धीरे उसको स्पेलिंग याद कराई गई है ना, फिर ये सब चीज़ें, फिर बाद में इसी चीज़ को हटा के जब क्लास बढ़ती जाती है तो ये क्यों कर दिया, और अब उसका एप्पल नाम सुनते ही उसके माइंड में ये एप्पल आ गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पहले जो है बार बार उसको प्रयोग किया गया है, इसलिए इससे संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है नैमित्तिक अनुबंधन, ठीक है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नाम है ये, और इसमें क्या, अधिगमकर्ता की अनुक्रियाओं का पुनर्बलन के लिए अनुबंधन का एक निमित्त होने के कारण इस सिद्धांत को नैमित्तिक या यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। 30 नंबर है, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है?
तो अधिगम की विशेषताओं आपको पता होनी चाहिए। तो क्या नहीं है, ए वाला ऑप्शन नहीं है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ऐसा नहीं, ये विशेषता इसकी नहीं है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो ये सब यहाँ पर सही है, ये गलत जो कि नहीं पूछा गया था। तो ए वाला ऑप्शन। अब यहाँ पर किसने दिया है, योकम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखने की जो अवस्थाएं होती हैं वो यहाँ पर इन्होंने दी गई थी, इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं। अधिगम अभिवृद्धि है, अधिगम समायोजन है, अधिगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यह विवेकपूर्ण सृजनशील है, व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों है, अनुभवों का संगठन है, अधिगम जो है क्रियाशील है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगला पार्ट हिंदी है जिसको हम अगले वीडियो में लेकर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में।